एक शेर है जो बेंगलुरु की बैठक पर बड़ा फिट बैठता है, उसी से शुरुआत करता हूं। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। जानते हैं दोस्तों, बेंगलुरु की बैठक में 26 पार्टियां जो महफिल सजी है उसमें 26 दल जुटे हैं, लेकिन जो असली महफिल है ना, वो तो लालू और केजरीवाल की जो सीक्रेट डीलिंग है उसी ने लूट ली, सीक्रेट डील ने लूट ली। और आपने वीडियो देखा ही होगा, सारे लोग तो दिख ही रहे हैं, लेकिन लालू यादव और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के साथ बैठे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, बिल्कुल आमने सामने क्या, बिल्कुल साथ साथ। आमने सामने तो बहुत दूर दूर लोग हैं, लेकिन उनकी जो सिटिंग की व्यवस्था है वो लालू यादव के साथ ही की गई है। और ये जुगलबंदी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गया। इन दोनों की जुगलबंदी बहुत लंबे समय से चल रही है, और कैसे चल रही है मैं आपको पुराने वीडियो के जरिए दिखाता हूं और बातचीत करता हूं। और ये सवाल जवाब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोनों से करूंगा, दोनों के एक ही जैसे जवाब आपको मिलेंगे। लालू जी, सीबीआई और ईडी की जो सक्रियता दिख रही है, क्या कहेंगे? देश के हालात कैसे हैं? कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। हाँ, सही कहा। अब केजरीवाल जी से भी पूछ लेते हैं। केजरीवाल जी, आप क्या कहेंगे? जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। वाह, आपने लालू जी की बात को ही नए लेवल पर जाकर बताया। अच्छा लालू जी, आप इमरजेंसी की बात क्यों करते हैं, क्या हो गया? देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बात सही है, संविधान और लोकतंत्र। चलिए केजरीवाल जी से भी यही सवाल पूछ लेते हैं। जो हिटलर ने किया था, मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। केजरीवाल जी, आप तो लालू के प्रो वर्जन निकल रहे हैं। चलिए एक और सवाल, लालू जी इतना आरोप क्यों लगा रहे हैं? जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मारो। लालू जी वैसे खुलकर बोलते हैं कि जब जब ये लोग उठते हैं तो छापा पड़ने लगता है। अब देखिए ना, बेंगलुरु में ये लोग जुट रहे हैं, उधर तमिलनाडु में छापा पड़ गया, तो खुलकर ही कह रहे हैं ना। लेकिन केजरीवाल जी तो बड़े सयाने हैं, वो अपनी बात नहीं कहते, होता तो उन्हीं पर है, लेकिन वो पूरी दुनिया भर का उन्होंने ठेका ले रखा है। जैसे दुनिया भर के मुख्यमंत्री बन गए ये, वैसे ही। तो क्या कहेंगे केजरीवाल जी? सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। वैसे एक दिलचस्प चीज आपको दिखाता हूं दोस्तों, जब केजरीवाल जी राजनीति कर रहे थे तब उन्होंने बेईमानों की एक लिस्ट बनाई थी। ये बार बार याद दिलाना जरूरी है। एक हिस्सा देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी, और उस दौरान लालू का नाम तो लिया ही था, लेकिन लालू यादव की पॉलिटिक्स पर जरा सलीके से प्रहार किया था। वोट पॉलिटिक्स की बात करते थे। बड़ा आदर्शवादी बयान है, सुनना जरूरी है दोस्तों, सुन लीजिए। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, ये इस वजह से चल रही है क्योंकि हम लोग वोट डालने नहीं जाते। 100 में से 30 वोट डलते हैं किसी जगह पे। उन 30 में से अगर एक नेता को 10 वोट मिल जाए तो वो जीत जाता है। और जानते हैं, केजरीवाल ये कहते कहते सीधे तौर पर लालू के माइक समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पर भी निशाना साधा था। बयान सुनिए। एक क्षेत्र के मान लीजिए मुसलमानों को खुश कर ले, या झुग्गी वालों को खुश कर ले, या फलानी जाति को खुश कर ले, या फलानी जाति को खुश कर ले, तो वो जीत जाता है। मगर आज का हाल देखिए दोस्तों, लालू के घर पर भ्रष्टाचार के मामले में जब छापा पड़ता है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। और अब तो दोस्तों खुलकर ये तय कर लिया है कि बैठक में भी लालू के साथ ही बैठेंगे। नैतिकता और ईमानदारी जाए तेल लेने। लेकिन ये तो बेंगलुरु की बैठक का एक पक्ष है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बीच बेंगलुरु के महागठबंधन का जो पोस्टमार्टम किया है, अगर आपने वो नहीं देखा, अगर आप उससे चूक गए, तो यकीन मानिए 2024 की रणनीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के
सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक से आप चूक जाएंगे और वही मैं आज डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक तरफ बेंगलुरु में 26 पार्टियों की बैठक तो दूसरी तरफ दिल्ली में 38 पार्टियों की बैठक। अब देखिए, सारे लोग तो इन बैठकों का गणित निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक बता रहे हैं, अपने अपने हिस्से का ही चीज़ आपको दिखाएंगे। कोई बोलेगा जी 26 पार्टियों में इतने करोड़ वोट हैं, कोई बोलेगा इनके साथ जो जुटे 37 पार्टी या 36, जो भी बोलेंगे उसमें तो 2 ही करोड़ वोट है, परसेंटेज दिखाएंगे। लेकिन ये नहीं कोई बताएगा कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये जो अर्थमेटिक बन रहा है क्या ग्राउंड के लेवल पर भी ये चीज़ें बन रही हैं। लेकिन इस बैठक के दौरान बिना किसी के साथ बैठे प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का एजेंडा तय कर दिया। 2024 का शानदार और अद्भुत बयान, अद्भुत भाषण। और जानते हैं इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का स्लोगन दे दिया। बहुत सारे स्लोगन आप सुनते हैं ना हर चुनाव में, आज मैं आपको दिखाऊंगा। 2024 का लोगो क्या होगा वो भी तय हो गया। 1 साल से कम वक्त बचा है लेकिन अभी से तय हो गया। 2024 का मंत्र क्या होगा वो तय हो गया। 2024 की रणनीति क्या होगी, 2024 के प्रोडक्ट क्या होंगे। लेकिन जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब कुछ एनडीए के लिए नहीं किया है, बल्कि यूपीए। अब यूपीए का नाम वाम सब आप रहने दीजिए, लेकिन ये जो महागठबंधन बन रहा है, बना है, उसके लिए तय किया है। हम मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। बयान को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए। संकेतों की बात होती है लेकिन खुलकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। 2024 का स्लोगन क्या होगा ये प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है और सबकी सहमति है। अगर आपको लगे कि उधर वाली खेमे में कोई असहमत हो तो जरूर बताइएगा। आप देखिए क्या स्लोगन होगा। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। और जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का भी काम आसान कर दिया। 2024 के लिए उनको नारा भी दे दिया। पिछली बार तो उन्होंने नारा दिया था ना, चौकीदार चोर है, तो उन्होंने सोचा यार इतनी मेहनत क्यों कराना, ये तो अपना घूमने फिरने जाएंगे। तो उन्होंने बता दिया कि क्या नारा दिया जाना चाहिए, सुन लीजिए। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। अच्छा, बेंगलुरु में जो लोग जुटे उसका मोटो क्या होना चाहिए? हो सकता है बहुत सारी बातें वो लोग नहीं बताएं, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसे ही थोड़ी ना 20 साल से अधिक समय से जनता की नब्ज को पकड़ रहे हैं, जनता के बीच बिल्कुल घुल मिल गए हैं, जनता उन्हें प्रेम करती। उन्होंने बताया कि इनका मोटो क्या है, सुन लीजिए। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। अब देखिए, जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ना, इतना खुलकर कहते नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। ऐसा नहीं है, अब ये अपना अस्तित्व मिटा करके भी कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो ये बात आना ज़रूरी है। और जानते हैं विपक्षियों की एकजुटता का एक रूल है। आप और हम शायद आप समझ ना पाएँ, क्योंकि जो कहानी के पीछे की कहानी होती है वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है दोस्तों। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अवधि की एक कविता का जिक्र किया, बड़ा अच्छा है। और इसी में रूल है, जो दिखे वो बोलो मत, जो बोलो वो दिखे ना, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा। आप ये बयान सुनिए, बड़ा जबरदस्त बयान है। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है,
जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। अब देखिए, चुनाव का जब समय आता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट भी बिकता है ना। आपने देखा होगा, नमो, आप, हर तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन अब जब ये सारे 26 दल एक साथ हो जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि कांग्रेस वाले कांग्रेस का, आप वाले आपका। कुछ तो प्रोडक्ट भी होगा ना जो ये बेचेंगे, जो पहनेंगे। तो वो 2 प्रोडक्ट क्या होंगे, इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी। सुन लीजिए। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। देख लिया ना आपने। वैसे एक और दिलचस्प चीज, बड़ी बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं अपने प्रधानमंत्री जी। एक एक चीज बताया। अब जब इनकी तस्वीर आएगी या इनकी कोई एक सामूहिक तस्वीर दिखाई जाएगी तो वो क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में शायद यूपीए वालों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो सब भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी भी जानकारी दी। कभी देखा नहीं कि वो फिल्मी गाने गाते हों, फिल्म देखने जाते हों, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन इसे फिल्मी गानों के जरिए बताया। बयान सुन लीजिए। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए, ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। ये सारी पार्टियां कांग्रेस की अगुवाई में एकजुट हुई। लेकिन इन पार्टियों का एजेंडा क्या होगा, विचारधारा क्या होगी? आम आदमी पार्टी की विचारधारा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कोई विचारधारा ही नहीं है। बाकियों की क्या होगी? मुस्लिम लीग को जोड़ लाए, कांग्रेस की जानते हैं विचारधारा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया और सुनना चाहिए आपको। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। अब एक सवाल दोस्तों ये भी उठता है, ये 26 पार्टियां एक दूसरे के साथ जुटकर करेंगी क्या? मान लीजिए डीएमके है, जुट गई, तो राजस्थान में डीएमके का क्या लेना देना? अब तृणमूल अगर जुट जाए, यूपी में तृणमूल का क्या लेना देना? यानी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसका तो क्षेत्र में असर होता है ना, लेकिन एकजुट होकर सामूहिक रूप से, देशव्यापी रूप से ये क्या करेंगी, तो इस पर भी सहमति बन गई है। आपको ये बयान सुनाता हूं, देखिए बहुत बड़ा भाषण था, बिल्कुल छोटे छोटे अंश इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। और इस दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का उदाहरण दिया, खुलकर कहा, कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। और फिर बिहार के बाद बंगाल की भी जानकारी दी। ममता बनर्जी, जिनके बगल में सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, बताया लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग मारे जा रहे हैं, ये अपने लोगों पर भी नहीं बोल रहे हैं।
बयान सुनिए। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है, इस पर भी इन सब की बोलती बंद है। इसके बाद राजस्थान की भी चर्चा की। राजस्थान में बेटियों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी दी। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और जानते हैं, बहुत समय बाद आपको दिखेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर सीधा अटैक किया। बहुत समय बाद आपको ये चीजें सुनने को मिली होंगी, अब सुन लीजिए। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि जिस समय ये बैठक हो रही है, तमिलनाडु में एक मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, छापे पड़ने शुरू हो गए, दूसरे मंत्री का नंबर है, तो उसमें भी किस प्रकार से सभी विपक्षी पार्टियों ने डिफेंड करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इसकी भी चर्चा की। जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। मैं उनके बयान के साथ साथ, उन्होंने तो इशारों में कहा ना, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस पर किस तरह के आरोप क्या लगा है। बात कही उन्होंने, आरोप क्या, अब आरोप से आगे की चीज हो गई है, सब पे कार्रवाई हो रही है। आप बयान सुनिए और देखते चले जाइए। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक कविता सुनाई, घोटालों पर, नफरत पर, कैसे इनका मन काला है। सुनिए। नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दे दिया और पूरी दृढ़ता के साथ कि इन्हीं वजहों से 2024 में इनकी सरकार फिर से आएगी। बयान सुन लीजिए। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों,
ये जो 2024 की राजनीति का खेल शुरू हुआ है, अब तो 2024 का सारा खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तो 1 साल से भी कम का समय बचा है। लेकिन विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या तमाम दल जो चीज लुका छुपी के साथ करते हैं, पहले शर्मसार होते हैं, फिर बेशर्मी के साथ करने लगते हैं, वही काम प्रधानमंत्री मोदी डंके की चोट पर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। यहाँ केंद्र में 9 साल से ऊपर हो गए और पूरे कार्यकाल में 20 साल से ऊपर का शासनकाल है, कहीं कोई दाग नहीं लगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी सीधे हेड ऑन लेते हैं। उनको पता है कि ये लोग बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। कई बार अजीत पवार को लेकर सवाल उठाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसमें भी चिंतित इसलिए नहीं होते और देश की जनता भर भी इसलिए विश्वास करती है कि अगर भाजपा के साथ भी रहने वाला कोई मंत्री, सांसद, विधायक है, अगर उसने कोई करप्शन किया है तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि कानून का राज सबके लिए बराबर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी एक अकेला सब पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।